फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मध्य सांस्कृतिक केंद्र के नवनिर्मित प्रेक्षागृह बनकर तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन आज मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को करना था। किसी कारणवश वे नहीं आ पाई। उनकी जगह पर जहां राजभवन सचिव वरिष्ठ अतिथि श्रीमती अमिता प्रसाद सारभाई ने वर्चुअल जुड़कर कार्यक्रम में शामिल हुई और सभा को संबोधित किया, तो वहीं मंडलायुक्त व जिलाधिकारी ने फीता खोलकर उद्घाटन किया। और क्या कुछ कहा जिलाधिकारी प्रयागराज ने, आइए दिखाते हैं। यहाँ पर एक नवीनीकृत ऑडिटोरियम का NCZCC के यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है, जिसे वर्चुअल मोड में ACS टू गवर्नर मैम सुधीर बोबडे सर के द्वारा इसे किया गया। साथ ही जॉइंट सेक्रेटरी मैम भी उपस्थित थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस दौरान गवर्नर मैम का उद्बोधन भी यहाँ पर पढ़ा गया और फिजिकल रूप से यहाँ पर मंडलायुक्त महोदय की उपस्थिति में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ये ऑडिटोरियम कुल 368 सीटर है और इसमें इस नवीनीकृत ऑडिटोरियम में जो विभिन्न सुविधाएं दी गई हैं, उसमें लाइट, साउंड की व्यवस्था, ग्रीन रूम इत्यादि, जनरेटर सेट, सभी फर्नीचर इत्यादि। तो ओवरऑल एक बेहतर सुविधा यहाँ के जो कलाकार हैं, जो सांस्कृतिक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रयागराज में उपलब्ध कराई गई है। तो आज इसी इनॉग्रेशन के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कार्यक्रम जी, इसके रेनोवेशन से, इसके नवीनीकरण से निश्चित ही फायदा होगा और ऑनरेबल गवर्नर मैम के उद्बोधन के साथ इसका जो इनॉग्रेशन किया गया है, इस अवसर पर आने वाले कुंभ में भी और अन्य जगह पर प्रदेश भर में, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर भी आवश्यकता होती है, वहाँ पर यहाँ के जो सुप्रसिद्ध कलाकार हैं या संस्कृति जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो परफॉर्म करते हैं। तो निश्चित ही सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए ये निश्चित ही उपयोगी है। पता है कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र का जो ये प्रेक्षागृह था, ये 1987-88 में सर्वप्रथम जो है इसकी बुनियाद पड़ी थी, बनना शुरू हुआ था और फिर समय समय पर इस पे चीजें जुड़ती रही। लेकिन काफी समय होने के बाद इसका काफी जर्जर अवस्था में हो चुकी थी, इसलिए इसको पूरी तरह से नवीनीकृत किया गया है, जिसके लिए हमें केंद्र सरकार की तरफ से हमें करीब करीब पूरे इस आपका कहा जाए कि परिसर को वो करने के लिए हमें करीब 6 करोड़ के आसपास की धनराशि आवंटित की गई, जिसमें हमने ये CPWD के माध्यम से, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, उनके माध्यम से इसको बनवाने के लिए हमने उनसे बातचीत किया था। उन्होंने टेंडर वगैरह फ्लोट किया, उसके हिसाब से 3,58,00,000 के आसपास की उन्होंने लागत दी थी। लेकिन तत्पश्चात जब ये काम शुरू हुआ तो उनको लगा कि इसकी जो दीवारें वगैरह हैं या जो इसके कहा जाए कि जो बुनियाद है वो थोड़ी कमजोर है, उसको स्ट्रेंथन की जरूरत है, क्योंकि जो इसकी छत थी वो छत पूरी की पूरी तरह से रिमूव करके नई छत डालनी थी। तो उसको देखते हुए ये था कि इसको और मजबूती प्रदान करनी, तो कुछ चीजें अल्टरनेट की गई, अल्टरनेशन हुआ, कुछ चीजें जोड़ी गई। जैसे सीटों का वो था कि पहले एक स्लोप था उस पे ही, तो उसको देखते हुए कि परेशानी होती थी दर्शकों को, तो सीढ़ी नुमा बनाया गया। स्टेज को फिर हमें चौड़ा करने की जरूरत पड़ी, वुडन फ्लोर हुआ, ग्रीन रूम को फिर हमने पूरी तरह से रेनोवेट किया। तो लगभग 358 का हमको CPWD ने वो दिया था, लेकिन लागत कुछ थोड़ी ज्यादा हुई क्योंकि कुछ चीजें जुड़ी हैं। जो हमने कुछ टॉयलेट्स वगैरह का बंदोबस्त किया है। आज जो है हमारे आनंदीबेन जी पटेल जी, जो कि हमारी उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की अध्यक्ष भी हैं और उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी हैं, उन्होंने आज इस सांस्कृतिक केंद्र के प्रेक्षागृह का, नवनिर्मित प्रेक्षागृह का उद्घाटन किया। वो वास्तविक रूप से यहाँ उपस्थित नहीं हो सकी किन्हीं कारणों से, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में काफी इस समय वो चल रहा था, तो वो आभासी रूप से हमारे साथ जुड़ करके उन्होंने इस प्रेक्षागृह का उद्घाटन किया। और इस अवसर के ऊपर, जैसा कि होता है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमारे अपने जो स्वस्थ वचन होते हैं उसके साथ फिर हमारे शंख ध्वनि और फिर गणेश वंदना के साथ हमारी चीजें, कोई भी शुभ काम करने से पहले तो गणेश वंदना हुई। उसके बाद दिल्ली से हमारे आमंत्रित कलाकार जो पापिया देसाई जी हैं, उनका पूरा जो दल है, उन्होंने कलर्स ऑफ इंडिया का जो है वो प्रस्तुति यहाँ पे प्रदान की। कितने लोगों की बैठक चलता है इसके अंदर? जैसे पहले थी 3,358 या 368 के आसपास की जो क्षमता पहले थी, उसमें 2 सीटें कम हुई हैं, बाकी वही है। मैं प्रोफेसर सुरेश शर्मा हूँ, निर्देशक वर्तमान में हूँ उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। संगम नगरी प्रयागराज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में मासिक बैठक का आयोजन हुआ। बता दें,
भारत की सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब संस्था जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के लिए कार्य करती है और साथ ही उनकी समस्याओं पर उनके साथ खड़ी होती है। ऐसे में मासिक बैठक में आगामी महाकुंभ को लेकर चर्चा की गई कि महाकुंभ में किस तरह से काम करना चाहिए जिससे कि बेहतर खबरें प्रकाशित हो सके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संरक्षक वीरेंद्र पाठक ने कहा कि कुछ समय पहले क्लब के द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा को एक ज्ञापन दिया गया था, जिस पर पुलिस आयुक्त रमेश शर्मा ने एक पत्र जारी किया था, लेकिन उसके बाद लगातार अज्ञात लोग पुलिस को गुमराह कर पत्रकारों के खिलाफ शिकायत पत्र दे रहे हैं। वीरेंद्र पाठक ने कहा कि मेरी मांग है कि अज्ञात लोग या फिर जो लोग शिकायत कर रहे हैं पुलिस उनकी भी जांच करे, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो भ्रष्ट पुलिस वालों का साथ मिलकर लोगों के खिलाफ शिकायतें करते हैं और पुलिस को भी परेशान करते हैं। इसलिए जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब एक बार फिर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को जल्द एक ज्ञापन देगा और अधिकारियों से मांग की जाएगी कि जो लोग इस तरह की शिकायत कर पुलिस को परेशान कर रहे हैं उनकी भी जांच कराई जाए, वे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की भी जांच कराई जाए जिनके साथ उनकी साठगांठ सामने आए। यदि प्रयागराज पुलिस उसे कार्रवाई नहीं करती तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब अपनी इस बात को लेकर लखनऊ तक पहुंचेगी। मीडिया क्लब की बैठक हुई जिसमें हमारी ये मासिक बैठक होती है, मास में एक बार ज़रूर होती है। तो आज आगामी कुंभ के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या भूमिका होगी, हम लोग कैसे आपस में परस्पर सहयोग करके अच्छी कवरेज कर सकते हैं, क्या हमें दिक्कतें आएंगी, उसका समाधान किस तरीके होगा, पत्रकारों की बात महाकुंभ के अधिकारियों तक पहुंच जाए कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके चाहते हैं, ये सब बातें आज हुई और हम लोग आगे क्या करने वाले हैं इस पर भी चर्चा हुई। अच्छा, पत्रकारों के ऊपर सर मुकदमे दर्ज हो रहा है, फरियाद हो रही है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर के क्या मतलब? हाँ, एक प्रकरण ये उठा है, कुछ लोगों ने इस बात को उठाया है कि फर्जी नाम से और बिना नाम की एप्लीकेशन के जरिए पुलिस के पास पत्रकारों के फ़ोन जा रहे हैं कि आप इस वसूली में संलग्न हैं, आपके खिलाफ शिकायत मिली है वगैरह वगैरह। तो ये बड़ा दुखद है। देखिए, लगभग 1 साल पहले अतीक अहमद के मारे जाने के बाद और जो हत्यारे थे वो मीडिया के आवरण ओढ़ कर ही हत्या की थी। तो हम लोगों ने इस संबंध में प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर श्री रमेश शर्मा जी को एक ज्ञापन दिया था और अपनी समस्याएं उन्हें रूबरू कराई थी कि हम किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। और ख़ास तौर से ये जो थाने पे और जो वसूली के अड्डे हैं, यहाँ पे पहले ये वसूली करने वाले लोग दलाल जुड़ते हैं और फिर बाद में वो मीडिया का आवरण ओढ़ लेते हैं और इनको संरक्षण भ्रष्ट पुलिस वाले दे रहे हैं। तो ये खतरनाक प्रैक्टिस है। और फिर वही लोग पत्रकारों के पास ज़बरदस्ती की अननेम्ड किसी के नाम से, जिसमें कोई अता पता नहीं है, कोई फ़ोन नंबर नहीं है, कंप्लेन करते हैं। अब पुलिस तो बस उसको परेशान करने का मौका मिल गया। अगर कोई वायरल वीडियो हुआ है, उस क्षेत्र में पत्रकार वो रह रहा है, तो उसके खिलाफ आप आज जानिए या कल जानिए कोई ना कोई वसूली का फर्जी शिकायत पहुंचेगी और पुलिस परेशान करना शुरू कर देगी। हम आज ये बैठक हुई है, राजेंद्र जी भी हैं और हम सब वरिष्ठ पत्रकारों ने इस बात को बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है और इस पूरा आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। और हम फिर कमिश्नर जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पुराना पत्र दिया गया है उस पर संज्ञान लें। पत्रकारों से संबंधित अगर कोई बात है, अगर पत्रकारों से संबंधित कोई बात है तो पत्रकार संगठन से भी एक बार वार्ता करके अगर कोई अपराधी है और पत्रकार का आवरण ओढ़े तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन ये फर्जी तरीके से अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसको भी संज्ञान लेके ये देखें कि आखिर इस तरीके का पुलिस को परेशान कौन कर रहा है, उसकी भी जांच कराएं और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये एक तरीका नहीं है किसी को प्रताड़ित करने का। अगर
हमको प्रयागराज पुलिस से न्याय मिल जाता है, या प्रयागराज पुलिस हमारी समस्याओं को समझ के एक्शन करती है, अच्छी बात है। नहीं करती है तो हम और ऊपर जाएंगे, सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और फिर इसके बाद कार्रवाई होगी, ऐसा निर्णय किया गया है। जी, ये राजेंद्र गुप्ता जी हैं, मैं वीरेंद्र पाठक हूँ, संरक्षक हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब का। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आकाश के छात्रों ने जेई एडवांस में प्रयागराज का नाम रोशन किया है। बता दें, प्रयागराज में आकाश के 132 बच्चों ने जेई एडवांस में प्रतिभाग किया था एग्ज़ाम में, जिसमें से 46 बच्चों की रैंकिंग आई है, जिसमें से सबसे टॉप पर जमन हुसैन है, जिन्होंने सिटी टॉप किया है और इनकी ऑल इंडिया रैंक 347 है। मेहर गुप्ता की ऑल इंडिया रैंक 629 है। उत्कृष्ट सिंह की 2781 है। कुशार्ग यादव ने जहां ऑल इंडिया रैंक 3352 हासिल किया है, तो अनुराग द्विवेदी ने ऑल इंडिया रैंक 4001, तो आयुष गोयल ने ऑल इंडिया रैंक 4500 प्राप्त किया है। और क्या कुछ कहना है छात्रों का और टीचर का, आइए दिखाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रैंक 347 है ये। मैं इसका श्रेय सारा अपना श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहूँगा, आकाश के टीचर्स को। उन्होंने पूरा टाइम दिया और हर टॉपिक अच्छे से पढ़ाया और पूरे साल रेगुलर कांटेक्ट में। जमन हुसैन। हमारे यहाँ से 132 बच्चे शामिल हुए थे जेई एडवांस में, जिसमें से 46 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उसमें हमारा जो बेस्ट रैंक है वो जमन हुसैन का है, जिसका रैंक 347 है, 347 रैंक है। और दूसरा सेकंड नंबर पर 629 रैंक है। 15,000 के अंदर हमारे पास 20 बच्चे हैं जो सिलेक्शन हुए हैं। देखिए हर साल चुनौती तो हम लोग रहता है, स्वीकार करते हैं। पूरी साल हम लोग मेहनत करते हैं बच्चों के साथ मिल करके। बच्चे हैं, उनके पेरेंट हैं, पूरा हमारा शिक्षक सब मिल करके पूरी मेहनत करता है, तो इतना शानदार रिजल्ट आता है। लास्ट 3 साल से हम इलाहाबाद में सिटी टॉपर लगातार आकाश से दे रहे हैं। मेरा नाम BL प्रसाद है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ इलाहाबाद ब्रांच के। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक तरफ गर्मी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करी जाए करेली क्षेत्र की, तो पुराने शहर के करेली इलाके में जहां विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। करेली के चाहे वो 60 फीट रोड हो, या फिर मुन्ना मस्जिद, या फिर जफीर की पुलिया, या फिर करामत की चौकी, हर क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। बिजली की ये हाल है कि 2 सेकंड में आती है और घंटों चली जाती है, जिससे कि लोग काफ़ी परेशान हैं। ना घरों में वो पानी पीने का भर पा रहे हैं, जिसको लेकर लोग पावर हाउस भी पहुंचे थे। और बिजली व्यवस्था से हर कोई परेशान है। पूरी रात घर में लोग सो नहीं पा रहे हैं। अब देखना होगा बिजली विभाग कब इसको सही करता है, या फिर इसी तरह से विद्युत व्यवस्था चरमराई रहती है और लोग परेशान होते रहते हैं। वहीं करेली क्षेत्र में लगातार विद्युत व्यवस्था की समस्या बनी हुई है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पूरी तरह से यातायात की व्यवस्था पुराने शहर में चरमरा गई है। बात करें अगर हम चौक क्षेत्र की, तो ई रिक्शा चालकों के कारण अब लोगों का पैदल चलना भी दूभर हो गया। बता दें, कोतवाली से लेकर खुलदाबाद तक ई रिक्शा चालक अपनी पूरी तरह से मनमानी करते हैं, जिससे लंबी वाहनों की कतार होती है और लंबी जाम होता है, जिससे लोगों का अब पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। और सबसे बड़ी बात है, नो पार्किंग जोन में बिन मनमाने तरीके से ये ई रिक्शा खड़ा करते हैं, जिससे पूरी तरह से यातायात व्यवस्था ठप हो जाती है। और यही हाल बजाजा पट्टी क्षेत्र का है, घंटाघर क्षेत्र का, अन्य क्षेत्र में इसी तरह से जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा यातायात पुलिस किस तरह से इन बेलगाम ई रिक्शा चालकों पर लगाम लगाती है और किस तरह से यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू कराती है। मगर रोज चौक में ई रिक्शा चालकों के कारण जाम लगता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।